हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। राजस्थान करंट अफेयर सेगमेंट की करंट अफेयर वन लाइनर सीरीज आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक भी एपिसोड को आप मिस न करें और लगातार हमारे साथ बने रहें। आपके लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी भी है कि हम जल्द ही पशु परिचर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े रहें और यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर वन लाइनर। हाल ही में विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई कब? 16 फरवरी 2024। 16 फरवरी 2024 को मोदी साहब ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की। और क्या है विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम? तो इसके अंदर बहुत सारी इंफ्रा योजनाओं को शुरू किया जाएगा, जिसमें से कुछ योजनाओं की घोषणा मोदी साहब ने की है। और इस सीरीज़ में बहुत सारी घोषणाएं आने वाले समय में होगी, जिसमें रेल देख लो, रोड देख लो, बिजली, पानी, और जिससे क्या है राज्य का विकास की जो स्पीड है वो बेहतर रहेगी। इससे किसानों को लाभ होगा, पशुपालकों को लाभ होगा, पर्यटक उद्योग में जो लगे उनको लाभ होगा, इंडस्ट्री सेक्टर में लगे उनको लाभ होगा। यानी सारे डायमेंशंस हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको इस योजना से लाभ होने वाला है। तो एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है कि विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मोदी साहब द्वारा या नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। और डेट पूछ सकते हैं, तो ये 16 फरवरी 2024। दोस्ती 2024 क्या है? दोस्ती 2024 तो एक युद्ध अभ्यास है। कौन कौन से देशों के मध्य? एक तो हो गया अपना प्यारा भारत, एक हो गया मालदीव, एक हो गया श्रीलंका। यानी भारत, मालदीव और श्रीलंका, इन तीन देशों को द्वारा जो अभ्यास किया जा रहा है उसका नाम है दोस्ती। कब से कब तक आयोजित किया गया? तो फरवरी के महीने में 22 से लेकर 25 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर ये आयोजन हुआ? तो दोस्ती 2024 का आयोजन हुआ था मालदीव में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? मालदीव में हुआ। आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन? तो शहबाज शरीफ। जो आपके सामने पिक्चर्स है, ये कौन है? ये है शहबाज शरीफ। और इन्होंने गठबंधन सरकार पाकिस्तान में बनाई है और ये वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो आसिफ अली जरदारी को ही वहाँ पे राष्ट्रपति बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो गए। शहबाज शरीफ ये नवाज शरीफ के ही छोटे भाई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ किन्हीं कारणों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने उन पर रोक लगा रखी है, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को प्रधानमंत्री बनाया है। राष्ट्रपति कौन हो गए? आसिफ अली जरदारी। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में ये घटना हुई है, तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आप RS एग्ज़ाम देख लो या फिर जो भी एग्ज़ाम्स अभी हाल ही में हुई है, उसमें घटनाएं जो लेटेस्ट में जहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए हैं ना, वैसे प्रश्न लगातार आ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक पाकिस्तान में जो सबसे प्रमुख पोस्ट है, जैसे इंडिया में बात करें तो सबसे प्रमुख पोस्ट कौन सी है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की पोस्ट सबसे प्रमुख है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में कहने को तो वह संसदीय शासन व्यवस्था को अपना रखा है उन्होंने, लेकिन वास्तविकता अलग है। वास्तविकता में वहाँ के सेना प्रमुख के पास में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो वहाँ का सेना प्रमुख कौन है? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं। WPL 2024 शुभारंभ हो चुका है। WPL माने तो वुमेन्स प्रीमियर लीग। ये WPL का सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन किसने जीता था? तो मुंबई इंडियंस, जिसकी कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर है। उन्होंने वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला सीजन जीता था। अभी दूसरा सीजन की शुरुआत हुई है और उसका पहला मैच वो भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता है। यानी वुमेन टीम है मुंबई इंडियंस की, उन्होंने WPL 2024 के शुरुआती मुकाबले में जीता है। कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन 23 फरवरी से शुरू करके 17 मार्च तक किया जाएगा। और इसमें कितनी टीमें हैं? तो इसमें 5 टीमें हैं। तो आपके सामने जो सभी टीमों के कप्तान हैं वो आपको देख रहे होंगे। ये होगी अपनी हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना, और बाकी 3 फॉरेन कैप्टन हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024, इसका 70 नंबर का एडिशन मुंबई में आयोजित किया गया और विभिन्न सेगमेंट के पुरस्कार इसमें घोषणा की गई। तो सबसे बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार मिला है, किसे मिला है?
तो ये मिला है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को उनकी मूवी जवान मूवी के लिए, जो जवान मूवी है उनके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये रानी मुखर्जी को दिया गया है। और मूवी कौन सी है, मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इस मूवी के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म ये भी जवान को ही मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है संदीप वांगा रेड्डी को। संदीप रेड्डी वांगा को कह सकते हैं, संदीप वांगा रेड्डी को कह सकते हैं। और इन्होंने कौन सी मूवी बनाई थी, तो ये एनिमल मूवी के डायरेक्टर हैं, यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एनिमल मूवी के लिए संदीप वांगा रेड्डी। एनिमल मूवी काफ़ी चर्चाओं में रही, संसद से लेके गलियों तक इसकी चर्चा रही। कई लोग इसके नेगेटिव साइड में बोल रहे हैं कि इतनी क्रूअल मूवी नहीं बनानी चाहिए, ये समाज को गलत दिशा देती है, जो नैतिकता है उसे नीचे करती है। लेकिन कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, तो ये अलग अलग बातें हैं, उसके अंदर हमें नहीं पढ़ना है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट मूवी जवान और बेस्ट डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी। ठीक है, ये तो नॉर्मल सेगमेंट में हो गए। अब ये चारों अवार्ड भी क्रिटिक सेगमेंट में दिए जाते हैं। क्रिटिक सेगमेंट में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ना, वो मिला है विक्की कौशल को। कौन सी मूवी के लिए, सेम बहादुर। तो सेम बहादुर जो सेम माणिकसा है, उनके जो जीवन के ऊपर मूवी बनी है उसका नाम है सेम बहादुर। उसमें अभिनय किया था विक्की कौशल ने और बेहद ही शानदार अभिनय उन्होंने उसमें किया था। इस कारण क्रिटिक्स की कैटेगरी में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया है वो करीना कपूर को जाने जान के लिए। ये क्रिटिक्स सेगमेंट की बात कर रहे हैं। बेस्ट मूवी ट्वेल्थ फेल और बेस्ट ट्वेल्थ फेल आपको पता ही है, मनोज शर्मा जो आईपीएस है और किन परिस्थितियों से उठकर वो आईपीएस बने हैं, इसकी कहानी इसमें बताई गई है। आपने वैसे देख ली होगी मूवी, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ये 2.5-3 घंटे जरूर निकालें और इस मूवी को देखें। हो सकता है आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने में ये अपना एक पॉइंट आपको दे सकती है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक में देखते हैं तो एटली मूवी है, एटली को दिया गया है जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, तो ये बॉबी देओल को दिया गया है। कौन सी मूवी के लिए, तो वही एनिमल में। वो उनका एंट्री सॉन्ग तो आपने देखा ही होगा, वो सर पे ग्लास लेके जो डांस करते हैं और 10-15 मिनट का उनका इस मूवी में सीन है बॉबी देओल का, लेकिन बहुत ही शानदार उम्दा अभिनय उन्होंने किया है। वहीं अगर बात करें कि बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल में, तो ये सान्या मल्होत्रा है और कत्ल नाम की मूवी है, इसके अंदर उन्होंने अभिनय किया, इसके लिए इनको मिला। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो बिंदु है वो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण हो सकता है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल वो था। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल वो बॉबी देओल को मिला एनिमल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल वो है किसने किया है, अनिल कपूर ने। और मूवी कौन सी है, वही एनिमल। या आपको क्या क्या करना है, आपको सिर्फ पापा पापा करना है। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल तो डिम्पल कपाड़िया पठान मूवी के लिए। बेस्ट प्रोमिसिंग एक्टर विक्रांत मैसी ट्वेल्थ फेल के लिए। ट्वेल्थ फेल में जो लीड रोल को निभा रहे हैं उनका नाम है विक्रांत मैसी। वही मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर ये आदेश शर्मा को, बहुत सारे हैं, इनको छोड़ो आप, जो मोटा मोटी कैटेगरीज हैं। दादा साहब फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 जो 70वां एडिशन है उसके हमने देख लिए। इनमें से प्रश्न आएगा तो आ जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एनसीपी उसमें फूट पड़ चुकी है, उसके 2 सेगमेंट हो चुके हैं। एक अजीत पवार का धड़ा हो गया है जो बीजेपी के साथ चला गया है, और वहीं दूसरे जो शरद पवार का धड़ा है। अब जो चुनाव आयोग है ना, उन्होंने बीजेपी के साथ जाने वाले अजीत पवार के धड़े को वास्तविक एनसीपी माना है और जो उनका वास्तविक चुनाव चिन्ह है उनको दिया गया है। अब शरद पवार की एनसीपी यानी एनसीपी शरद पवार है, इनको भी चुनाव आयोग ने नए चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया है और शरद पवार ने हाल ही में इसका अनावरण भी किया। क्या मिला है इनको चुनाव चिन्ह के तौर पे? एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो एनसीपी का चुनाव चिन्ह है तुरहा बजाते हुए व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति जो तुरहा बजा रहा है वो एनसीपी का चुनाव चिन्ह है। और
पवार ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि तुरही उन्हीं लोगों के लिए खुशी लाएगी जो बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। तो कह रहे हैं एक तरीके से वो सरकार पे कटाक्ष करने का प्रयास अपने शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से जो प्रश्न बनता है कि शरद पवार की जो एनसीपी है, यानी एनसीपी शरद पवार है, उसे कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, तो आंसर होगा तुरहा बजाते हुए व्यक्ति। ये आपके सामने चित्र में है, उसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। तो हाल ही में जो सीबीएसई है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन्होंने कहा है कि अब एग्जाम्स है वो ओपन बुक एग्जाम्स होगी। क्या सभी कक्षाओं के लिए होगी? नहीं, एक बार कुछ एक कक्षाओं के लिए होगी, यानी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया जा रहा है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये ओपन बुक एग्जाम होती क्या है? ओपन बुक एग्जाम का मतलब होता है कि आप एग्जाम में जाते हो तो आपको कुछ बुक्स साथ ले जाने की अनुमति होती है। इसका फायदा क्या है? तो जो सीबीएसई है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये चाहता है कि आप एनालिटिकल नॉलेज बढ़ाए अपना, ना कि रट्टालॉजी पे ध्यान केंद्रित करें। यानी जैसे क्या होता है, हम बहुत सारे फॉर्मूले रटते हैं एग्जाम से पहले, बहुत सारी चीज़ें रट के जाते हैं ताकि एंड टाइम पे वो चीज़ें भूल ना जाए। अब एक्चुअली उसका उतना महत्व आज के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टाइम पे है नहीं। हम वो फॉर्मूले तो कहीं से भी मिल जाएंगे, हमें उनको अप्लाई करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों के ऊपर जो रट्टालॉजी का दबाव है, उनकी वास्तविक नॉलेज या जो एनालिटिकल नॉलेज है उसको साइड में करके रट्टालॉजी को जो महत्व दिया जाता है उसको कम करने के लिए ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये पहल शुरू की है। प्रश्न बनता है कि क्या ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में ये ओपन बुक एग्जाम? नहीं, इससे पहले भी प्रयास किए गए हैं। जैसे हमारी जो हायर स्टडीज है, जैसे कॉलेज एग्जाम्स हो गए जिसमें आईआईटी वगैरह भी हो गए, और जो विभिन्न सारे कॉलेज हो गए बड़े, जैसे श्री राम कॉलेज, जब बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं उन सब में ये पहले से अप्लाई हो रखा है। इंजीनियरिंग डिग्रीज में भी ये अलाउ कर रखा है कि आप किताब लेके जा सकते हो। आपको ज़रूरी क्या है, उनको अप्लाई करना, यानी एग्जाम में जो आंसर करोगे उसमें आप सप्लीमेंट्री बुक से सप्लीमेंट्री डेटा ले लोगे, लेकिन आपको एज इट इज़ आंसर वहाँ नहीं मिलेगा। आपको उसमें कुछ एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपको फॉर्मूला वहाँ मिल जाएगा लेकिन डेटा तो वहाँ अलग रहेगा, आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट अब सीबीएसई ने, मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या होगा, जो 9वीं 10वीं की क्लास है उसमें गणित और इंग्लिश और साइंस, ये 3 विषय के अंदर ये अप्लाई किया जाएगा, और 11th और 12th में इंग्लिश, मैथ्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें अप्लाई किया जाएगा। अब देखो, ओपन बुक एग्ज़ाम कराना सही है या सही नहीं है? तो किसी भी कॉन्सेप्ट के 2 नज़रिए हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ज़रूरी क्या है कि अगर आप ओपन बुक एग्ज़ाम करा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपने जब बच्चों को जो पढ़ाया है ना, वो ओपन बुक एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाया है। यानी आप उनको एग्ज़ाम किताब तो लेके जाने दे रहे हो साथ में, लेकिन आपने उस कॉन्सेप्ट को बच्चों को बताया ही नहीं कि किस प्रकार इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या वो सफल हो पाएंगे? उसमें नहीं होंगे। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया ना। इसके अलावा अगर टीचर्स डायरेक्ट बुक दे रहे हैं और बुक में से सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चे सीधा प्रश्न देखेंगे बुक में से और उत्तर लिख देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो पेपर्स भी इस तरह से फॉर्म करें ताकि वो एग्ज़ाम जो है वो अपने जिस उद्देश्य के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम को शुरू किया गया है उसमें सफल हो सके। पॉजिटिव की बात करें तो देखो, एक तो एनालिटिकल नॉलेज बढ़ेगा, बच्चों पे रट्टालॉजी का एडिशनल बर्डन होता है वो कम होगा। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे रट्टालॉजी में कमज़ोर होते हैं लेकिन एनालिटिकल स्किल में अच्छे होते हैं, वो आगे आने में उनको हेल्प होगी। तो इस प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू कर रहे हैं। अगर इसके निष्कर्ष पॉजिटिव आते हैं तो
जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसे आगे भी रन करेगा। पहले 9वीं 10वीं में कुछ सब्जेक्ट में और 11वीं 12वीं के कुछ सब्जेक्ट में ये लागू होने वाला है। ठीक है, तो ओपन बुक एग्जाम के बारे में हमने चर्चा कर ली, आगे चलते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो डेजर्ट फेस्टिवल है ये जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? जैसलमेर में। और डेजर्ट फेस्टिवल के अंदर 2 अवार्ड स्पेशल रूप से दिए जाते हैं, एक तो मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल। तो इस बार जो मिस्टर डेजर्ट चुने गए हैं वो है श्रीकांत व्यास। मिस्टर डेजर्ट किसे चुना गया है? श्रीकांत व्यास को मिस्टर डेजर्ट चुना गया है। वही मिस मूमल किसे चुना गया है? तो पारुल विजय को। तो इस प्रकार याद रखो आप, श्रीकांत और पारुल, और इनको डेजर्ट फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है, मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल के खिताब से। नेशनल ज्योग्राफी का वर्ल्ड टूर, और इस बार 8 देशों को नेशनल ज्योग्राफी के वर्ल्ड टूर में शामिल किया गया है। ठीक है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत को भी इसमें शामिल किया गया है। टोटल 8 देशों का टूर नेशनल ज्योग्राफी वर्ल्ड टूर के माध्यम से किया जाएगा, और इसमें एक भारत भी होगा। टोटल 8 देश होंगे, इन 8 देशों में एक भारत भी। अब भारत में भी भारत का एक शहर शामिल किया गया है, वो अपने राजस्थान का उदयपुर शहर। और भारत से ये एकमात्र शहर है, यानी उदयपुर ही एक शहर है जो नेशनल ज्योग्राफी का वर्ल्ड टूर है उसमें शामिल किया गया है। इससे पहले भी क्या उदयपुर को नेशनल ज्योग्राफी के वर्ल्ड टूर में शामिल किया गया है? बिल्कुल। इस बार उदयपुर को दूसरी बार शामिल किया गया, माने एक बार पहले उदयपुर को नेशनल ज्योग्राफी के वर्ल्ड टूर में शामिल किया जा चुका है। आगे चलते हैं। हाल ही में बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन किया जा रहा है। बेणेश्वर धाम कहाँ पे आपको पता ही है, डूंगरपुर में। जैसे कि डूंगरपुर नाम आते हैं हमारे सामने, संत मावजी का नाम आता है, निष्कलंकी संप्रदाय के वो संस्थापक हैं। संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से, बेणेश्वर धाम से है। माघ महीने की एकादशी को मावजी का जन्म हुआ, और यहीं पे डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन मेला माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, और इस मेले को, बेणेश्वर धाम मेले को, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और एकमात्र स्थान है पूरे इंडिया में जहाँ पे खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। जैसा कि आप कहीं भी देखते हो कि खंडित अगर मूर्ति हो गई तो हम क्या कहते हैं कि इसे आप नदी में प्रवाहित कर दो, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, सॉरी। लेकिन बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और बेणेश्वर धाम प्रश्न एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर दूसरी तीसरी एग्जाम में आ जाता है। आपको या तो मैचअप कराना होता है या फिर बताना होता है कि बेणेश्वर धाम मेला कब आयोजित किया जाता है, तो आपको बताना होगा माघ पूर्णिमा को, यानी माघ महीने की पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। आज के वीडियो में हम कुछ राजस्थान के जो जीआई टैग मिले हैं, टोटल अब तक 21 जीआई टैग मिल चुके हैं, और हम इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से जो उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। 5 जीआई टैग हाल ही में अगस्त के महीने में दिए गए हैं, उनको भी देखेंगे। जैसे उसमें एक तो हो गया अपना नाथ द्वारा। नाथ द्वारा की जो पिछवाई कला है इसे जीआई टैग दिया गया है। एक जोधपुर का जो जोधपुरी बंधेज है इसे दिया गया है। उदयपुर का कोप्तगिरी है, कोप्तागिरी कह सकते हैं उदयपुर का, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। बीकानेर की उस्तकला का संबंध बीकानेर से, प्रश्न इस प्रकार बन सकता है। और दूसरा, बीकानेर की उस्तकला को जीआई टैग दिया गया है, और बीकानेर की कसीदाकारी कला को भी जीआई टैग दिया गया है। तो नवीन जीआई टैग दिए गए हैं, उसमें 2 तो कहाँ से हो गए? बीकानेर से, एक उदयपुर, जोधपुर और नाथ द्वारा। और अब तक कितने जीआई टैग टोटल दे दिए गए हैं? 21। तो ये देखो, ये हमारा प्यारा राजस्थान, इसको लोकेट करने के प्रयास करते हैं। एक तो नाथ द्वारा की पिछवाई कला, ठीक है। फिर जोधपुर की बंदेज कला, उदयपुर की कोप्तगिरी, उसके बाद बीकानेर की उस्तकला, और बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट, ठीक है। अब जीआई टैग होते क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी उस भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उत्पादित होने के कारण उस प्रोडक्ट में एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेषता होती है। अब उस विशेषता को वर्ल्ड लेवल पे
उस विशेषता को इंगित करने के लिए जो टैग दिया जाता है उसे जीआई टैग कह सकते हैं। ये जिस प्रकार से पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क होता है ना, उसी प्रकार से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जीआई टैग होता है। तो भारत के अंदर देखो जीआई टैग से संबंध में एक अधिनियम बना हुआ है। 2003 में अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन अधिनियम बना 1999 में था। क्या नाम है? वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। यह 2003 से लागू हुआ, 13 सितंबर 2003 से यह अधिनियम लागू हुआ। और इसे देखता कौन है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो डीआईपीपी है ना, डीआईपीपी माने तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके तहत एक संस्था काम करती है जिसे हम जीआई रजिस्ट्री कहते हैं, और जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। यानी डीआईपीपी के अधीन एक संस्था जीआई रजिस्ट्री, और जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में, और वो जीआई टैग किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी चीज़ें देखती है। तो देखो ये अधिनियम कब आया? 13 सितंबर 2003। और भारत का पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया। ये किसे दिया गया था? तो ये दार्जिलिंग टी को दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और जीआई टैग का पंजीकरण, यानी कितने टाइम के लिए जीआई टैग का पंजीकरण होता है? तो ये 10 वर्षों के लिए उसका जीआई टैग का पंजीकरण मान्य होता है। अब हम देखो राजस्थान में टोटल कितने जीआई टैग मिल चुके हैं? 21। अब हम एक एक को देख लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो बगरू प्रिंट है। बगरू प्रिंट का संबंध किससे है? जयपुर से है, और इसे जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा बीकानेरी भुजिया, वर्ल्ड फेमस है बीकानेरी भुजिया, इसका संबंध बीकानेर से है। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से, इसे भी जीआई टैग मिल रखा है। ब्लू पोट्री के साथ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं उनको खुद को तो जीआई टैग मिला ही मिला है, साथ ही उनके लोगों को भी जीआई टैग मिला हुआ है। यानी अब उस लोगों का उपयोग भी कोई, जैसे मान लो कोई दूसरी पोट्री है, जयपुर में उत्पादित होने वाली पोट्री ब्लू पोट्री होगी। अब मान लीजिए बांसवाड़ा में भी ब्लू पोट्री बनाई जा रही है, अब उस ब्लू पोट्री को जीआई टैग मान्य नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ जयपुर वाली ब्लू पोट्री को जीआई टैग दिया जाएगा। अब उसके साथ उसका लोगो है, वो भी, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। यानी कोई दूसरा ब्लू पोट्री बनाता है दूसरी जगह तो उसे जीआई टैग वाला प्रोडक्ट नहीं माना जाता है। यानी उसकी जो पहचान होती है वो मान्य नहीं की जाती है। तो ब्लू पोट्री का लोगो भी, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। वहीं कठपुतली राजस्थान, कठपुतली का संबंध किससे? राजस्थान से। और कठपुतली की लोगो को भी जीआई टैग मिला है, ये राजस्थान से है। कोटा डोरिया का संबंध कोटा से है, कोटा डोरिया के लोगों को भी जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये कोटा से संबंध है। फिर मकराना का जो संगमरमर है ये नागौर है, और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर मोलेला कला कहाँ की महत्वपूर्ण है? तो ये नाथद्वारा की हो जाती है। और मोलेला कला का लोगों को भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा फुलकारी का संबंध देखो 3 राज्यों से है। कौन कौन से? तो ये ट्राई जंक्शन स्टेट हो गए, एक तो अपना राजस्थान हो ही गया, एक हरियाणा हो गया, और एक इससे जस्ट ऊपर पंजाब। तो इन तीनों को मिला के जो फुलकारी कला है उसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है। मोलेला कला का संबंध कहाँ से? नाथद्वारा से। मकराना का संबंध नागौर से है। कोटा डोरिया नाम से स्पष्ट हो कोटा। कठपुतली राजस्थान से संबंधित है। ब्लू पोट्री जयपुर से है। बीकानेरी भुजिया बीकानेर से, और बगरू प्रिंट जयपुर से। इसके अलावा सांगानेरी प्रिंट का संबंध भी कहाँ से है? सांगानेरी प्रिंट का संबंध भी जयपुर से ही है। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो थेवा कला में एक्सपर्ट है, तो प्रतापगढ़ से संबंधित है। पोखरण पोट्री, इसका संबंध जैसलमेर से है। इसके बाद सोजत मेहंदी को जो जीआई टैग मिला था वो मिला था सितंबर में, यानी 16 नंबर का जीआई टैग सोजत मेहंदी को मिला था सितंबर। सोजत कहाँ है? पाली, और इसे सितंबर 21 में जीआई टैग मिला। फिर पिछवाई कला, ये नाथद्वारा की है, इसे अगस्त में मिला, अभी हमने चर्चा करी। अभी 5 चीज़ों को एक साथ मिला है। पिछवाई, जोधपुरी बंदेज, कोप्तगिरी का संबंध कहाँ से है? उदयपुर से है। उस्तकला बीकानेर, और कसीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर। तो जो अलग से बन रहे हैं पॉइंट वो कौन से है? कोप्तगिरी का संबंध कहाँ से है? कोप्तगिरी का संबंध है उदयपुर से। और कसीदाकारी क्राफ्ट का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। कोप्तगिरी का संबंध उदयपुर से, कसीदाकारी क्राफ्ट का संबंध बीकानेर से। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण जीआई टैग है वो हमने देखे।
अब देखो, राजस्थान में प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिलाने में जो संस्था कार्य करती है उसका नाम है रूडा। और रूडा की स्थापना कब हुई? रूडा की स्थापना हुई सितंबर 1995 में, 1995 में। रूडा फुल फॉर्म क्या है? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, नॉन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एजेंसी रूडा है। और स्थापना 1995 में हुई। और ये जो एग्रीकल्चर के अलावा जो ग्रामीण विकास के कार्य हैं उनको देखने का कार्य रूडा करती है। और राजस्थान के अंदर ये जीआई टैग प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी आज की वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि हम जल्द ही पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज़ ये आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बेहद ही शानदार होने वाली है। हमारी टीम इसके बनाने में लगी हुई है और क्वालिटी को लेके आपको किसी प्रकार के संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहला टेस्ट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पहले आप उसे टेस्ट को अटेम्प्ट करें, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि किसी क्वालिटी की। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इनरोल करना है, अन्यथा अपने स्तर पर तैयारी करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।